सियासी मंजरनामे पे इस वक्त एक खलबली मची हुई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद। फवाद, मैं आपके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, ऐसा लगता है कि आपके अलग अलग फेजेस जो हैं वो नज़र आते हैं। पहले आप जो है वो बात करते थे कि जलसों में आपने कहा चौकीदार चौकीदार कह के पुकारा, फिर आपने कहा सियासतदान सब चोर हैं, उनके साथ नहीं बैठा जा सकता। आजकल एक अलग फेज़ जो है वो आपका नज़र आ रहा है। आप कहते हैं कि सियासतदानों को मिलके बैठना चाहिए, सिविल मिलिट्री बैलेंस की जो है वो आप बात करते हैं। तो क्या चक्कर है ये अलग अलग जोन में क्यों? एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है, बट उससे ज़्यादा जो हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। और वो तब्दीली एक सियासी जमात की बस की बात नहीं है। उसमें सियासी जमातें बैठेंगी, फिर इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ बैठेगी। इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि अगर आप आइन की किताब पे जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट तो सबसर्विएंट है सिविल गवर्नमेंट के, और पाकिस्तान में जो अवाम है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए फ़ैसले करते हैं, ये हमारा आइन कहता है। डिफेक्टो सूरत हाल ये है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बेचारे जो हैं वो साइड पे बैठे दही खा रहे हैं और सारे फ़ैसले जो हैं वो नॉन इलेक्टेड लोग कर रहे हैं। सही, आपने ये बात अच्छी की कि सारे सियासतदान साथ मिलके बैठेंगे, तो नहीं, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठे। ठीक है, तो आप साथ बैठने को तैयार हैं? तगड़े वो हैं, सियासतदान बेचारों के पास नहीं तो, लेकिन आप कहते रहें कि सियासतदान चोर हैं, आप बैठ जाइए उनके साथ। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि चोर हैं तो वो तो उनके जो केसेस हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये जो तासुर है ना जो बनाते हैं कि जी देखें इमरान खान तो बैठने को तैयार नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान ने कामरान खान के इंटरव्यू में कहा आप आइए बैठें। आपको याद होगा पहले दिन असम्बली में इमरान खान ने कहा कि आइए बैठें, और आपने 4 साल लगे थे इमरान खान को 4 हल्के खुलवाने में। इन्होंने पहले दिन कहा असम्बली के अंदर रिगिंग हुई है, खान साहब ने पहले दिन जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन जो है वो कमेटी बना दी। सो वो तैयार हैं बात के ऊपर। ठीक है, आपने अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी बात की, आपने सिविल मिलिट्री बैलेंस की जो है वो बात की, और आपने अभी भी कहा कि सियासतदान तो बेचारे होते हैं, ताकतवर तो वो होते हैं। तो क्या हुकूमत जो है वो आप लोगों की थी, 3.5 साल जो है वो हुकूमत थी, तो खान साहब भी बेचारे थे और जो है वो सारे फैसले क्या वहाँ लिए जाते थे? प्रॉब्लम ये हो जाता है, देखें जब लीडर होता है ना इमरान खान, एंड टू बी फेयर विद नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो, इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। इन लोगों का क्यों झगड़ा हो जाता है? इन लोगों का इसलिए झगड़ा हो जाता है कि दे फील कि यार लाखों करोड़ों लोग तो हमारे साथ हैं, तो हम इतना डिक्टेट तो नहीं हो सकते। तो मतलब डिक्टेट हो रहे थे 3.5 साल में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिक्टेट हो रहे थे, फैसले वहाँ से किए जा रहे थे। पाकिस्तान में जो अमूमी माहौल है ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो मियाँ ने कहा कि वो सारे घर के बड़े फैसले मैं करता हूँ, छोटे छोटे फैसले जो बीवी करती है। तो छोटे छोटे फैसले खान साहब कर रहे थे। तो जो छोटे छोटे नहीं, खान साहब का इशू नहीं, तो किस किस्म एक्चुअली नहीं, गलत लाइन आपने गलत बोल दिया ना। झगड़ा ही ना हो अगर आप सिर्फ छोटे छोटे फैसले पे रह जाएं। अच्छा, ये जो इमरान खान के बारे में तासुर बनाया गया ना, ये जियो ग्रुप वगैरह वालों ने कि जी देखें ये तो वो इमरान खान जो हैं वो बड़े बनाए हुए थे उन्होंने, ऐसा ही नहीं था। हर फैसला इमरान खान खुद कर रहे थे। इसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। पाकिस्तान के लिए आइडियल क्या होगा? पाकिस्तान के लिए आइडियल ये होगा कि हतमी फैसले जो हैं वो इलेक्टेड लोगों के पास आएँ, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्टेड लोगों के जो पार्टीज़ के अंदर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो, पार्टीज़ डेमोक्रेटिक हों। जैसे अभी खान साहब ने चकवाल में तकरीर की, मिसाल दी कि एतजाज़ एहसन जो है वो नहीं बन सकता पीपल्स पार्टी में, चौधरी निसार नहीं बन सकता नून लीग में। ये PTI के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। PTI में भी जो है वो डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, जिस तरह से नून लीग में पीपल्स पार्टी में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। आपके ख्याल में इस वक्त नहीं है? नहीं, इस वक्त तो नहीं है ना, इस वक्त तो ज़ाहिर नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं, सिविल मिलिट्री बैलेंस की बात करते हैं, आपके ख़्याल में जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए और सब पार्टीज़ जो है वो मिलकर बैठें, तो क्या वजह है कि इस वक्त खान साहब की ऐसा लगता है कि सारी सियासत जो है वो चीफ की अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द घूम रही है? फिर तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात होनी ही नहीं चाहिए ना। फिर तो ये होना चाहिए कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी फैसला है वो हो जाए। है नहीं ना, होनी तो चाहिए, है नहीं होनी तो एक रूटीन अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसी तो नहीं है पाकिस्तान में। तो हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तो चीफ यही मैं कह रहा हूँ ना, आप तो लिटरल बात कर रही हैं ना, आप तो लिटरल बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चुनाव आएगा, अच्छा, तो अपॉइंट फिर क्या कर बात है? देकर। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज दैट आर्मी चीफ इन पाकिस्तान प्लेज अ वेरी वेरी, I would say, exaggerated political role. He has a very exaggerated political role. So उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब अगर तो ये चीज़ तय हो सियासी जमातों में, मसलन जिस तरह वो डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे थे, ख्वाजा आसफ ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि देखें हमें ये फार्मूला बदलने की ज़रूरत है, और ख्वाजा आसफ ने कहा कि देखें इसके ऊपर सियासी जमातों में या हमें एक चाहिए कि हमारा एक तय हो फार्मूला। चीफ जस्टिस का जैसे फार्मूला बन गया है, सीनियर मोस्ट आ जाता है, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑफिस है, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने पहले की जिसको उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस तरह की अपॉइंटमेंट हो, तो उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से वो पॉलिटिकल डिबेट में आता है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी तो नहीं होगा। तो आपके ख्याल में खान साहब की सियासत क्या इस एक अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द नहीं घूम रही? एक अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, लेकिन एक जो अपॉइंटमेंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है। इट्स नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट, इट्स अ पॉलिटिकल इवेंट। सो दोबारा जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं ये कहता हूँ, देखो मैं और तुम तो मतलब ये फैसला नहीं कर सकते, या इवन पॉलिटिकल क्लास ये फैसला नहीं कर सकती। ये तो फौज ने और फिर जुडिशरी ने अपने रोल का खुद जायज़ा लेना है। उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान में वो एक ओवर एक्सपोज्ड पॉलिटिकल रोल चाहते हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो वो रहेगा। देखें इसलिए कि वो ताकतवर हैं, हल्का उनके पास है, या तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज़्यादा आपस में मैच्योर हो जाए ना कि वो तगड़ी हो जाएं, आपस में बैठ के वो कहें जी नहीं सिर्फ इलेक्टेड लोगों का रोल होगा, हम नहीं मानते अनइलेक्टेड लोगों का। ऐसा तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। सियासी जमातों ने तो आपस में तहिया किया हुआ है कि हमने तो कुछ नहीं करना। लिहाजा इसके बाद फिर एक बात तो यह है कि वहाँ पर ही कोई वो कहते हैं ना पासबा मिल जाए काबे को सनम खाने से। इसमें आके आपने फैसला ये करना है कि आपने इतना ही ओवर एक्सपोज रहना है डिसीजन मेकिंग में, या आपने पीछे होना है। क्योंकि देखें ये नहीं हो सकता। हमारे इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, ये बीच शहबाज गिल को उठा लिया, फलाने को उठा लिया, उसको फ़ोन कर दिए कि जी आपने ये क्यों कहा, फलाने ने आपने ये क्यों कहा। क्रिटिसिज्म से आप डरते हैं, ये नहीं हो सकता। पॉलिटिशियंस के ऊपर आप देखें, आप इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मैं हूँ, फलाना हो, ये हो, वो हो, कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, गालियाँ, जो ये वो एहसन इकबाल जो है वो बर्गर नहीं खा सकते मैकडोनल्ड पे खड़े होके। लेकिन ये तो नहीं होता कि आप वो बंदे अगले दिन जो है वो गायब हो जाए। लेकिन ये इस वक्त जो प्रॉब्लम है, हमारा जो अनइलेक्टेड जो तबका है वो कहता है फैसले तो हम करेंगे, क्रिटिसिज्म हम नहीं लेंगे। तो आपके ख्याल में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्रिटिसिज्म लेने को तैयार नहीं? दोनों ही, ना जज ना जर्नल। देखे ना इशू, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये एक फैसला है जो उन्होंने अपने लिए करना है। आप फैसले करेंगे, आपको अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए पेश करना होगा। आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स फैसले करें और वही क्रिटिसिज्म लें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है इलेक्टेड लोगों के पास और अथॉरिटी है नॉन इलेक्टेड लोगों के पास। और ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। या तो आपको पावर शिफ्ट करनी पड़ेगी, या फिर आप नॉर्थ कोरिया बर्मा टाइप को अपना मॉडल बनाएं। अच्छा, खान साहब बार बार हर चीज़ के हल को कहते हैं फौरी इलेक्शन, ठीक है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि एक कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। यही इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बार बार पुकारा अपने जलसों में, और मीर जाफ़र, मीर सादिक बोला, चौकीदार बोला, जो भी जलसों में जिस तरह से पुकारा वो हम सबके सामने। लेकिन बल्कि ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जो हुकूमत गिरी वो भी उन्हीं की सपोर्ट से गिरी। लेकिन अब इलेक्शन भी वो इसी के अंडर चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ये इल्ज़ाम कह लें या दिस कॉन्टेक्स्ट कह लें कि ये जो हमारी हुकूमती तरीके इंसाफ की ये इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी, सबसे पहले ये बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने की थी, उसके बाद जावेद लतीफ़ ने की थी, उसके बाद मरियम नवाज़ ने की थी। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें बताया गया था, ये जो इन तीनों ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था
कि अगर हमने इस वक्त हुकूमत नहीं बदली इमरान खान की, तो उसके नतीजे में इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेंगे, उसके बदले में उसके बाद जो है वो जज अपॉइंट हो जाएंगे नैब में, और हम 15 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमने तो इस मजबूरी में ये असम्बली जो है एक्सेप्ट की और हमने नो कॉन्फिडेंस लेके आए, बाकी सारा काम तो उन्होंने किया, लेकिन उनकी सपोर्ट के साथ। उनकी सपोर्ट ये हमने नहीं कहा। नहीं तो आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ISPR नेवर डिनाइड दैट। Never denied that. So if we तो मुझे आप assume कि बताइए, ठीक है, हाँ। खुरम दस्तगीर का बयान आया, फिर जावेद लतीफ़ का आया, फिर मरियम नवाज ने कहा, तो ISPR ने क्यों डिनाई नहीं किया? ठीक है, डिनाई नहीं किया, यही तो मेरा सवाल है। अगर डिनाई नहीं किया तो क्यों आपको उन्हीं के अंडर जो है वापस से इलेक्शन कराने हैं? ऐसी क्या मजबूरी? अब ये सेकंड फेज है, दोबारा कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाए ना। अब पुलों के नीचे बड़ा पानी गुजर गया, अब ये कहते हैं कि जी देखें, हम ये आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर हम अगला सेटअप बनाएंगे या व्हाटएवर जो भी करें। हम ये कहते हैं कि ये बात यह है, जिस तरह हमने पहले भी बात की, कि ये अपॉइंटमेंट बहुत पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। इट्स नॉट ओनली अ सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। आप इसका वेट करें, और या तो आप इलेक्टेड होते, आप इलेक्टेड नहीं हैं। 85 लोगों का पार्टी का जो इस वक्त चेयरमैन है वो वज़ीर-ए-आज़म है, 155 वाला बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ। आप ये नहीं कर सकते, ना आपकी इलेक्टेबल, ना लोगों ने आपको इलेक्ट किया, सही, ना आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेसी आती है जब लोग वोट करते हैं। तो या तो आप लोगों से वोट लेके आए और फिर अपॉइंटमेंट अपनी कर लें, डिस्पाइट आपके खिलाफ केसेस हैं, चीज़ें हैं, और लोग आपको फिर भी मुंतखब करते हैं, तो फिर वो सही है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसको वेट कर लें। और ये जो प्रेजेंट जो इनकम्बेंट हमारे प्रेजेंट चीफ हैं, इनको आप रिटायरमेंट इनकी डेफर कर लें, ताकि नया जो भी गवर्नमेंट आए लोगों की पावर के साथ आएगी, वो अपना फैसला कर ले। ठीक है, वेरी ओपनली मैं आपसे ये पूछूंगी कि वैसे खान साहब के लिए कहते हैं उनके दिमाग में कुछ फंस जाती है तो वो करके छोड़ते हैं, ही इज़ वेरी लाइक स्टबर्न ऑन इट। नहीं, वो तो, बड़ा टनल विजन, वो कहते हैं कि ये बस मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, ये टनल विजन है प्रॉब्लम, वो मानते हैं इसको। तो इस क्या ये टनल विजन जो है उनका, वो टनल के आखिर में उनको जनरल फैज़ हमीद अभी भी नजर आ रहे हैं? नहीं, हमने कभी, टू बी फेयर, इवन प्राइवेटली कभी इस तरह नहीं सोचा। देखें, वो खान साहब यार कोई भी उनकी जगह होता है, फेवरेट हैं, ये तो बात एस्टैब्लिश हो चुकी है। क्यों फेवरेट है? ठीक है, वो जो DGISI वाला मसला नहीं, हुआ, क्यों फेवरेट है? ये क्यों फेवरेट है? इसलिए कि हमें वो जानते ही नहीं थे इमरान खान किसी को, जो उनके साथ काम कर रहा था उसे नहीं फेवरेट होना था। ये तो चीफ साहब की चॉइस थी ना, आर्मी चीफ की चॉइस थी। उन्होंने जनरल फैज को जो है वो लगाया काम के ऊपर, वो काम कर रहे थे। उनके बजाय आप कोई भी और जनरल काम कर रहा होता उनके साथ, तो इमरान खान का वो फेवरेट। तो ये बात सच है कि वो चीफ लगाना चाहते थे उनको, और चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए वो फेवरेट है, अब भी फेवरेट हैं? देखिए, वो तो जो भी सीनियर लोग होंगे वो तो उसमें जो भी लिस्ट में आएगा वो फेवरेट ही है ना। लिस्ट में तो लेकिन जब भी उज़्बेकिस्तान से जब हम वापस आ रहे थे तो DGI के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही थी, उस वक्त खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, अभी तो इतना दूर पड़ा है नवंबर, हम अभी से क्या सोचना शुरू कर देंगे किसको लगाना है। जो सीनियर होंगे उस वक्त उनको देखेंगे। और वैसे हम टू बी फेयर विद खान साहब, मेरे ख्याल में खान साहब ऑलवेज थॉट फॉर सीनियर मोस्ट। सॉरी, जस्ट टू कंक्लूड, अब इनको वक्त पड़ गया, ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब इन बेवकूफ़ों को कोई बंदा बताए, अभी आप बाहर खड़े होकर बर्गर नहीं खा सकते इन हालात की वजह से। 4 महीने में तो हालात और डिटेरिएट होंगे, लोग आपके घरों में घुस के पत्थर मारेंगे, तो आप उसका वेट कर रहे हैं। सो ये जो नाइविटी है PMLN के डिसीजंस की, और जो जरदारी की वजह से ये कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ नवाज शरीफ जो है, मतलब उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, बट ही इज़ अ शार्प पॉलिटिशियन। व्हाई वुड ही टेक सच, आई वुड से, नाइव डिसीजन, सच स्टूपिड डिसीजन? सो इसका मतलब यह है कि नून लीग ने अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो आउटसोर्स कर दी है जरदारी को। और जरदारी जो है वो पाकिस्तान का सबसे थर्ड क्लास पॉलिटिक्स अगर किसी ने किया ना, वो जरदारी ने की है। इसको सिर्फ वो स्टूपिड जो 4-5-6 उनके पीपल्स पार्टी ने अपने चमचे रखे हुए हैं, जब बता देते हैं जरदारी साहब से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है, ये नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पीपल्स पार्टी को उड़ा के रख दिया। अपना बेटा बिलावल भुट्टो जो था उसकी सियासत जो है उन्होंने उसको ख़त्म करके रख दिया। और उसके बाद अब आके उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, मैं वापस से लॉन्ग मार्च पे आना चाहूँगी। आपके लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं, सितंबर में शायद अनाउंस करना है आपने। ये स्ट्रैटेजी काम आती है? इससे इलेक्शन हो जाएंगे? 2014 में भी हुआ था, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके ख्याल में? या फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि
इस दफ़ा की मार्च और 25 मई की उसमें फ़र्क ये है कि ये किसी के आशीर्वाद से है? नहीं, ये किसी के आशीर्वाद से होती तो फिर तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। हम तो कोशिश आशीर्वाद कर नहीं रहे है, हैं। मुलाकातों के बाद भी कोई इस किस्म का? नहीं, कोशिशें जारी हैं क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, हम फसाद के बगैर अब एक और फार्मूला जो अहमकाना फार्मूला जो चल रहा है ना, वो ये है कि जी ये हुकूमत तो फारग है, इनसे तो नहीं चल रहा पाकिस्तान। अब हम ये कर लें कि 2 साल के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दें, 2-2.5 साल के लिए, वो आके मुश्किल फैसले करेगी, फिर आप उसके बाद दे दें। किसका मशवरा है? ये भी एक साहब हैं, उनका मशवरा है। साहब जो ये पावर और ये इख्तियार रखते हैं? जाहिर है। अच्छा, तो ये कहना सही होगा, आपने अभी मेरे सवाल पे ये कहा कि कोशिशें जारी हैं, जो मुलाकातें हुई हैं खान साहब की, कह सकते हैं कि कोई आशीर्वाद अभी नहीं है, आपने कहा अगर होता तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कोशिशें इस बात की जा रही हैं कि ये जो मशवरा है 2 साल का इस तरह का सेटअप लाने का, इससे जो है बात आगे बढ़े, ये सेटअप नहीं, मुलाकातों का मुझे नहीं पता फ्रेंकली, क्योंकि मैं नहीं हूँ उसमें, लूप में नहीं हूँ, या so I would not like to नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि मुलाकातें कामयाब थी? well, I would not like to comment on that because मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं। तो जो इसमें जो चीज़ें हैं, लेकिन आशीर्वाद की बात तो की ना आपने कहा कि नहीं है ऐसा कुछ भी, नहीं और होता तो लॉन्ग मार्च तक नौबत नहीं, जो है वो ना आती। अभी तो लॉन्ग मार्च में भी तो टाइम है ना। हाँ, तो देखते हैं। अच्छा, तो इस टाइम पे कोशिशें जारी रहेंगी? कोशिश जारी रहनी चाहिए। सही। मैं आपकी उनकी तरफ से भी रहनी चाहिए, हमारी तरफ से भी रहनी चाहिए। तो उनकी तरफ से हैं कोशिशें उनकी तरफ मैंने से? कहा चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से आपकी तरफ से कोशिशें जारी हैं इस वक्त? नहीं, हमारी तरफ से सिर्फ एक कोशिश है कि फसाद के बगैर हम इंतखाबात तक पहुंचे। वो बाकी सारे टैक्टिक्स हैं, इसके लिए जो है वो टैक्टिक्स है ना, बाकी टैक्टिक्स हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी माजरत के साथ जो है वो याददाश्त थोड़ी सी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात की तरफ ले जाऊंगी। तकलीफ दे रात थी, लेकिन थोड़ा सा उसको खंगालिएगा अपनी याददाश्त को, क्योंकि आप भी पीएम हाउस में जो है वो उस वक्त मौजूद थे। क्या माहौल था, क्या था उस वक्त, उस रात? अच्छा, एक तो वैसे बड़ी एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं उसकी, वैसा कुछ नहीं था। पहली बात तो ये थी कि इमरान, पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये थी, हुआ ये था कि हमने तय किया था कि ये देखें, तकरीबन हम कह रहे थे 7-8 दिन, ये स्पीकर साहब से बात हुई थी कि 7-8 दिन इसके ऊपर स्पीचेस होंगी। हम अपना पूरा मुकदमा जो है नो कॉन्फिडेंस, जो हम पूरी कहानी बताना चाहते थे कि कैसे साइफर जो है वो आया, उसमें लिखा हुआ था कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, कामयाब होगी तो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, कामयाब नहीं होगी तो अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम लाना चाहते थे। ठीक है। और हमारा ख्याल था कि इसके ऊपर 7 दिन के करीब जो है वो डिबेट होनी चाहिए। रात को अयाज सादक साहब और परवेज़ अशरफ साहब और ये साद रफ़ीक साहब और एक आध आदमी और वो आ गए स्पीकर साहब के पास, और वहाँ पे मैं था, खटक साहब थे, असद उमर साहब थे और स्पीकर साहब थे, और शायद कोई था, एक दो और भी होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो देखें 7 दिन तो नहीं चल सकती और इतना तो नहीं है, आप रात 12 बजे तक ख़त्म कर दें और ये डिबेट जो है इससे ना करें, आप ये करें और वो करें। और उन्होंने कहा, तो वो हमने कहा कि नहीं जी, ये तो हमने तय किया हुआ है और ये तो अब हम खान साहब से को बताते हैं। उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो तय हुआ है हमारा, और ये खान साहब से फिर मुझे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बगैर तो हम नहीं आ सकते। अगले दिन खान साहब की जो मसरूफियात थी वो बड़ी डिटेल्ड थी, उन्होंने जा रहे थे, क्योंकि खान साहब को तो सब पता था कि 7 दिन डिबेट चलनी है। सही। सो वो अपनी रूटीन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला था, वो शौकत खानम की फंडिंग का केस रखा हुआ था, उन्होंने ये वो शाम को दरमियान में जो फ़ोने शोने आए, ये वो आए, उसके बारे में बताएं। वो मैं थोड़ा सेंसर करना चाहता हूँ। नहीं, आप ये बता सकते हैं जी, उसके बारे में। अब तो जो हुआ वो हो गया, हाँ। लेकिन 12 लभी उसको जरूरी इम्पोर्टेंट लोगों की फोन कॉल है, उसके लिए आप मेरी किताब पढ़ेंगी तो डिटेल्स आपको मिलेंगे। अच्छा। तो फिर था कि मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि वो हम डॉक्टर मज़ारी के जो उनका चैम्बर्स है उसमें थे, हमाद अजहर थे, हमाद था, मैं था और डॉक्टर मज़ारी थी। तो वहाँ पे जो है वो मुझे वो फ़ोन आया अपना पीएम साहब का, और उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये इस तरह से हुआ है और वो ये कह रहे हैं।
उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, उन्होंने तय किया हुआ था 7 दिन और ये तो उसी के मुताबिक, तो तुम फ़ौरन जाओ, तुम तीनों चले जाओ बल्कि असद कैसर के पास और उस ये बताओ कि ये इस तरह से होना है और ये वो होना। खैर वो हमने कहा जाके, और ये हुआ। फिर शाह साहब थे वहाँ पे और असद साहब थे और अपना असद कैसर साहब थे और हम थे। मैंने उन्हें बताया कि ये आया है, पीएम साहब का फ़ोन आया है, उनका ये मैसेज है कि ये इस मतलब जो हमारा पहला अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक ही होगा। फिर शाम तक जो है वो, और पहली अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मज़ीद 7 दिन चाहिए, 7 दिन चलेंगे, डिबेट चलेगी, ये चीज़ें होंगी। सही। वो फिर असद कैसर साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हुई। किसका प्रेशर था? बस वो चलता रहा, ये भी कुछ जो है वो किताब के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है वो फिर हमें जो है वो पीएम साहब का फ़ोन आ गया कि आप सब लोग जो हैं वो आ जाएं, पीएम ऑफिस आ जाएं। वहाँ पे पीएम ऑफिस हम गए और वहाँ पे जो है उस वक़्त हम वो एक बाहर लॉन में ही जो है वो जो 10 15 20 लोग हम थे, 15, उनको खान साहब ने कहा खड़े खड़े मेरी बात सुनो। वो खड़े खड़े बात वो ये कर रहे थे कि हमें फौरी कैबिनेट मीटिंग बुला के तो साइफ़र जो है ना उसको डी क्लासीफाई कर दें। वहाँ से किसी ने जो है वो रिपोर्ट कर दी कि जी ये वो तो डी नोटिफाई कर रहे हैं आर्मी चीफ को और डीजीआई को, और उसके ऊपर जो है वहाँ पे एक हलचल मच गई। अच्छा ये 2 दफ़ा पहले भी हो चुका था। मैंने पहले भी ये कहा कि देखें, मैंने ज़ाहिर है मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है कुछ अपने चीफ साहब से भी और अपना डीजीआई भी जो हैं वो भी का उससे भी मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है। बाकी भी काफ़ी सारे जो इस में लोग हैं वो मेरा उनसे बहुत करीबी एहतराम का ताल्लुक़ है। कईयों से तो ज़ाहिर है फैमिली लेवल पे भी ताल्लुक़ है। तो मैंने ये बात पहुंचाई वहाँ पे कि देखें बात यह है कि इमरान खान जो है ना उनके ऊपर बहुत सारी हम कह सकते हैं फ़लानी चीज़ है जी, ये वो नहीं है, वो उनका फ़लाना व्यू सही नहीं है, फ़लाना है। इमरान खान साजिश नहीं कर सकते हैं, ये उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनके दिल में और ज़ुबान में और दिमाग में ना कोई फासले ही नहीं है। सो वो जो मैंने कहा जी वो कभी इस तरह से डी नोटिफाई नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे वो दिन की, वो कोई नवाज शरीफ नहीं है आधी रात को, कोई ऐसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल तो डी नोटिफाई की बात कहाँ से निकली? और वो जब हमने बाहर खड़े होकर बात की ना, तो आपके जो लोग थे उनमें से ही जो है वो किसी ने ये बोला कि डी नोटिफाई वाली बात, मेरा ये ख्याल है हमारे लोगों ने नहीं किया होगा। वहाँ पे सारे इंटेलिजेंस होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हर जगह इधर इंटेलिजेंस होता है, वो उन लोगों ने जो है वो मिसकंस्ट्रू कर लिया या समथिंग लाइक दैट। सो उसकी वजह से फिर जो है वो एक हलचल मची, अदालतें खुल गई और ये हो गया और वो हो गया, और उसमें फिर जो है वो सारा, हालांकि कुछ ऐसा नहीं था ना ही हमें, और एक्चुअली हमारे ताल्लुकात भी एंड तक कोई बुरे नहीं थे, हमारे तो चीफ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो आपके ख्याल में एक गलत जो है वो इंटेलिजेंस जो दी गई डी नोटिफाई की, उसकी वजह से जो है वो हलचल मची, ठीक है हलचल मची, लेकिन अगर हम पीछे जाएं और ये डी नोटिफाई वाली चीज़ जो गलत इंटेलिजेंस दी गई इसको निकाल दें सीन से, तो क्या होता? अगर आप पिछली डी नोटिफाई वाले गलत इन्फॉर्मेशन ना होती तो शायद हमारे ताल्लुकात स्टेबल थे और स्टेबल होते। नहीं आता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो थे वो अच्छे थे, आखिर वक्त तक फ्रेंकली बुरे नहीं थे, और चीफ साहब के साथ तो, और इसके बाद आपको लगता है कि बाद में भी अच्छा था, तो इसके बाद आपको लगता है कि ताल्लुकात ख़राब हो गए? ताल्लुकात ख़राब उस तरह नहीं हुए जिस तरह से नवाज शरीफ के और उनके हुए थे, लेकिन हुए, जाहिर है उस तरह की वो नहीं रही, पहले तो बहुत ही हमारे तो बहुत करीबी। ठीक है, ये बताइएगा कि अब PMLN की नज़रें जो हैं वो पंजाब की तरफ हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, क्या ख्याल है आपका? नहीं 100% देखें, अगर इलेक्शंस में अगर हम ना काम हो जाते हैं इलेक्शन लेने में, तो वो फिर पूरी कोशिश करेंगे कामयाब होने की, पंजाब बंदे तोड़ लेंगे। अब ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखें ना काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना कैरियर होता है, और ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं पंजाब के, उसमें उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच में पड़ गए होंगे, इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू शिफ्ट पार्टीज। अच्छा तो बताएं, परवेज़ इलाही पे भरोसा है आपको कि एंड तक आपके साथ खड़े रहेंगे? देखिए एंड तक पॉलिटिक्स में ना ये कहना बड़ा मुश्किल होता है क्या खड़ा होगा, क्योंकि जो लोग वाक़यात होते हैं उसके मुताबिक जो है अपने फ़ैसले करते हैं, लेकिन इस वक्त तो PTI का और PMLQ का मफाद बड़ा आपस में जुड़ा हुआ है, परवेज़ इलाही साहब का, और उसकी वजह ये है कि
बड़ी सिंपल बात है। शरीफों ने तो फिर साबित कर दिया है कि पंजाब तो वो अपनी फैमिली के बाहर किसी को नहीं देंगे। सो हमजा शहबाज इज देयर कैंडिडेट, परवेज़ इलाही साहब और PMLQ इज़ पंजाब की कैंडिडेट, और वो अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहते हैं। सही। ये दोनों चीज़ें PTI के साथ जुड़ के उनको आगे एक मौका मिल सकता है, और तो मिलेगा नहीं इस बात में। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बेहद मफाहमती पॉलिसी पे जो है वो उनका जोर रहता है। कोई देखो ना, वो कोई अवामी पार्टी तो नहीं है ना, वो इमरान खान तो नहीं है ना। इमरान खान तो एक आई वुड से कि देखा ना, लीडर तो इमरान खान है ना, खुद भी जिस तरह वो उन्होंने जलसों में भी तकरीरें की हैं। सो इमरान खान का आप कंपैरिजन नहीं कर सकती शहबाज शरीफ के साथ करें या परवेज़ इलाही साहब के साथ करें या जरदारी साहब के साथ करें, उनका कंपैरिजन नहीं है। ये इमरान खान जो हैं वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा लीडर जो है वो तो या पाकिस्तान ने भुट्टो पैदा किया या इमरान खान पैदा किया, और या फिर मुजीबुर रहमान पैदा किया था। ठीक है, कंपैरिजन नहीं, मैं पाकिस्तान में कंपैरिजन की बात नहीं, वो बात आपकी आपने जो कही तो वो अलग है। ये बातें करना आसान नहीं है ना पाकिस्तान में। ये तो बातें वो कर सकता है जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हों। वैसे किसी ने बातें करके जूते खाने अपना तो ऐसी बातें करके भी, लेकिन आपके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब आपके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि मैंने कहा आपसे कि वो तो एक मफाहमती उस पे यकीन रखते हैं। तो वो जहाद की भी वो कहते हैं ना कि अपना वो दर्जे हैं ना, वो आप किस दर्जे का जहाद कर रहे हैं। दिल में बुरी को बुरा कहना भी जहाद तो वो दिल में बुरा कह रहे हैं, लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जाते जाते फवाद, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने अभी भी बार बार इंटरव्यू में कहा और पहले भी आप कई दफ़ा ये क्लेम कर चुके हैं कि आपके ताल्लुकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, करीबी ताल्लुकात करीबी ताल्लुकात जो है वो रहे हैं। आपने हमेशा इस बात का क्लेम किया है, और फिर एक वक्त आया जब आपने जो है वो जलसों में खड़े होकर चौकीदार पुकारा और कहा उनको यही करना चाहिए जो उनका काम है। अब कैसे हैं ताल्लुकात? ये तो ऐसे ही है कि वो उन्होंने कहा कि अपना वो 50% मामला तय हो गया, हमारी तरफ से तो अच्छे हैं, अब उनकी तरफ से अच्छे हैं ये नहीं है। अच्छा, रिश्ता एक तरफ से कबूल है, दूसरी तरफ से अभी पता नहीं चल रहा, देखते हैं आगे। हमारा तो खैर एहतराम का ताल्लुक है, रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।